हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज 960 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n हैविंग एनर्जी इक्वल टू -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम सीखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है आई डॉट ई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? तो देखो, हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस के चारों ओर वेरियस नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल है, जिनकी क्वांटिटी इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, दैट इज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम व्हिच आर नोन एज शेल और एनर्जी लेवल। मींस इन सर्कुलर ऑर्बिट को हम सिंपली क्या बोलते हैं? शेल या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, फिर इन एनर्जी लेवल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो इसको हम n इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, है ना। फिर ये सेकंड एनर्जी लेवल, तो सेकंड एनर्जी लेवल के लिए n इक्वल्स टू 2 लिखेंगे। फिर थर्ड एनर्जी लेवल, इसके लिए हम n इक्वल्स टू 3 लिखेंगे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम इस इनफाइनाइट एनर्जी लेवल के लिए n इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? ये सब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए। अब देखो, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? इनिशियली फर्स्ट एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन इनिशियली फर्स्ट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए। अब देखो, हमने ये भी सीखा था पिछली क्लास में कि इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हमने फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट की थी, सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट की थी, तो वो सब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। ओके, और एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जिसने वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को पूरा देख ले, ताकि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अपने हिसाब से एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हम फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को E1 से डिनोट करते हैं, और सपोज कर लेते हैं -40 जूल। मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -40 जूल। ओके, फिर सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दैट इज E2, लेट्स सपोज -30 जूल, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट में एनर्जी थी -40, सेकंड में -30, जो कि ज्यादा है -40 से। ओके, फिर थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E3 इक्वल्स टू -25 जूल। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ओके, चलिए। अब देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट से सेकेंड एनर्जी लेवल में जाने के लिए? तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आप लोग आसानी से निकाल देते हैं। दैट इज इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस, है ना। तो कितना आएगा? 10 आएगा। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कैसे निकाला आप लोगों ने? सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी, दैट इज E2 माइनस E1। ओके, तो ये आप लोग निकाल लेते हैं -30 माइनस -40 इक्वल्स टू 10 जूल। तो ये हो गई एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है, बस मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके सेकेंड एनर्जी लेवल में लेके जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, चलिए। अब देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को
फर्स्ट से डायरेक्टली थर्ड एनर्जी लेवल पे लेके जाना होता तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती? एनर्जी रिक्वायर्ड तो हम कैसे निकालते हैं? फाइनल एनर्जी दैट इज E3 माइनस इनिशियल एनर्जी दैट इज E1। और ये कितना आता? E3 की वैल्यू है -25, फिर माइनस 40, तो ये कितना आता? दैट इज इक्वल्स टू 15 जूल। आई बात समझ में? तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से डायरेक्टली थर्ड में भेजने के लिए। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से डायरेक्टली इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में भेजना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट से उसको इनफाइनाइट में भेजना है। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड तो हम क्या करते हैं? E फाइनल दैट इज फाइनल एनर्जी इट इज E इनफाइनाइट माइनस E1 करते हैं, है ना? इक्वल्स टू, अब देखो E इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एज्यूम की जाती है 0 और वो 0 आएगी नहीं एज पर फॉर्मूला वगैरह सब डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो कितना हुआ? 0 माइनस फर्स्ट एनर्जी लेवल में एनर्जी कितनी? -40 इक्वल्स टू 40 जूल। आई बात समझ में? तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में भेज दिया, तो उस एनर्जी रिक्वायर्ड को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। ओके, मींस हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से डायरेक्टली इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में भेजने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, चलिए यहां पे वापस लिख लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? E इनफाइनाइट माइनस E1 किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये ध्यान रखना आपको। ओके, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। ओके, वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यही समझेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये हुआ कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। सभी को समझ में आ गया होगा होपफुली। अब तो इतने बार बता दिया आप लोगों को, है ना? ओके, अब देखो हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में En दैट इज एनर्जी ऑफ nth लेवल इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ओके, और ये किसमें था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, है ना? और हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ही दिया हुआ है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लेते हैं इसको। ठीक है, एनर्जी के फॉर्मूले को, है ना? चलिए अब देखो क्वेश्चन में गिवन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज 960 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो IE दी हुई है 960 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस एनर्जी लेवल बताना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो? -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एनर्जी लेवल है m जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है E इनफाइनाइट माइनस E1। फिर E इनफाइनाइट के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करने पर क्या आएगा, मैथमेटिकली एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी। और वैसे भी इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 एज्यूम की जाती है, तो 0 आनी ही है ना। फिर माइनस, फिर माइनस ये वाला माइनस है, फिर E1 तो माइनस 13.6 अपॉन n की वैल्यू 1 इंटू z की वैल्यू भी बतानी है, तो हम उसको ऐसे रख रहे हैं z स्क्वायर के नाम से। ओके, तो ये बना इस तरीके से, है ना। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो IE इक्वल्स टू 13.6 इंटू z स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो IE कितनी दी हुई है, 960 दी हुई है। ओके, यहां से z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 960 अपॉन 13.6। ओके, तो ये आ गया z स्क्वायर। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो En का फॉर्मूला लगाएंगे। En इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू En की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस 60 दी हुई है। ठीक है, फिर देखो हमने z स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वो कितनी है, 960 अपॉन 13.6, तो माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर की वैल्यू 960 अपॉन 13.6 और यहाँ पे क्या है n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 60। आएगा समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, 13.6 आपस में कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया, देखो यहाँ पर n स्क्वायर उधर जाएगा और 60 इधर आ जाएगा, तो फाइनली बनेगा n स्क्वायर इक्वल्स टू 960 अपॉन 60। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, और सॉल्व करके n की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो वैल्यू फाइंड आउट करना n की वैल्यू और बताना कितना आंसर आया है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को ये आंसर आप लोग लेकर आना और बताना मुझे, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इज। फिर देखो ऑप्शन में हमें IE के टर्म्स में आंसर निकालना है एज पर ऑप्शन। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो गिवन है हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमें ये बताना है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, कहां से कहां, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट, दैट इज E2 माइनस E1। ओके, और E2 माइनस E1 मीन्स फॉर्मूला हमारे पास है माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। ओके, चलिए फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला E इनफाइनाइट माइनस E1। ओके, दैट इज इक्वल्स टू E इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो E2 माइनस E1 अपॉन IE इक्वल्स टू, फिर कितना आएगा, माइनस 13.6 कॉमन निकाल लेते हैं, इंटू 1/4, 2 स्क्वायर मीन्स 4, फिर माइनस 1। ओके, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन अपॉन ये कितना आएगा, प्लस 13.6 अपॉन 1। ओके, यहाँ पर E2 माइनस E1 अपॉन IE इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 13.6 अपॉन 13.6 कैंसल, 1/4 माइनस 1 दैट इज माइनस 3/4, माइनस 3/4 फिर माइनस सामने है तो हो गया प्लस, दैट इज 3/4। तो यहाँ पर
E2 माइनस E1 जो हमें फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ आई ई, तो क्या हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ आई ई, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो अभी तो हम पूरा समझ रहे हैं इसको, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ये एक तरीके से आप लोगों का सब्जेक्टिव अप्रोच मिल जाएगा। मीन्स हमें अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ रहा है, स्कूल एग्जाम पूछ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए तरीका है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज द एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। और फिर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है जिसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता है। ओके, तो हमें पता करना है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस तो हमें पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको वन, ये देखो इसमें तो बड़ा, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसके लिए n = 1 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ओके, फिर इसके ऊपर वाली एनर्जी लेवल दैट इज n = 2, तो उसको बोलेंगे सेकेंड एनर्जी लेवल और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। फिर जो थर्ड एनर्जी लेवल होगी दैट इज n = 3, वो होगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मींस थर्ड एनर्जी लेवल दैट इज इक्वल्स टू n = 3। ओके, यहां से मैं सभी को चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला होगा E3 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर और हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो -13.6 अपॉन 9। ओके, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो देखो 9 ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हो, तो 4 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 6.8 भी नहीं आएगा, क्या बचा है 1.5, ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आ गया, है ना। तो हम डायरेक्टली आंसर मिला सकते हैं। ओके, फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका क्या मतलब निकला, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेने का क्या मीनिंग है, तो वो मीनिंग तब निकलता जब हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता नहीं होता। यहाँ पर देखो एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू 13.6 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। और जूल पर एटम के फॉर्म में जो हमने देखा था 2-2.18 × 10⁻⁻18 वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होती है न्यूमरेटर में वो कांस्टेंट होती है, तो हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो माइनस और उस कांस्टेंट को हम r से डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो -r/n², ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, जहां पे r क्या है, कांस्टेंट। ओके, चलिए अब हम इसके फॉर्म में अगर क्वेश्चन को बनाएं तो हम इस डाटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो गिवन है E1 इक्वल्स टू -13.6, ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, E3 फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इस फॉर्मूले के कांस्टेंट के फॉर्म में फॉर्मूले को यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, देखो E1 इक्वल्स टू -r/1², ओके, एंड E3 इक्वल्स टू -r/3², ठीक है। फिर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, दैट इज E1/E3। ओके, मींस ये हो जाएगा सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। देखो -r/-r, ये 3 इसका ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 9,
ओके, तो फिर ये माइनस माइनस कैंसर, क्या बचा E1 अपॉन E3 इक्वल्स टू 9, है ना। फिर हमें E3 फाइंड आउट करना है, E1 दिया हुआ है कितना -13.6, माइनस 13.6 अपॉन E3 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर E3 क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन 9, तो ये वही आएगा जो यहाँ पर आया। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाता है, और ये जब जिनको पता नहीं होता फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 13.6, तो वो वहां पर कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको, और हमें डायरेक्टली पता था तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना आप लोग कि जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इनिशियली कुछ डाटा गिवन हो, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, आइसोलेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ही सॉल्व करें, क्योंकि हो सकता है कि वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को चेंज कर दे, कुछ और दे दे, तो उस सिचुएशन में हमारे पास आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए उसको नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल इज, ऑप्शंस गिवन। तो क्वेश्चन तो आसान सा है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के किसी इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने इस फॉर्मूले को समझा था कि m का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, h का मतलब h का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ओके, चलिए तो ये सब हम समझ चुके पहले, है ना। ये mvr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये होता है इसका एक्चुअल मतलब, है ना। और जिस ऑर्बिट की बात की जा रही है वो यहाँ पर मेंशन होता है ना। चलिए तो हमें क्या बताना है, कौन से ऑर्बिट की बात करनी है, फिफ्थ शेल दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू n की वैल्यू 5 इंटू h अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 5/2 h अपॉन 5। ऐसा ऑप्शन देखो कहीं पे नहीं है, हर जगह h अपॉन पाई के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो 5/2 इक्वल्स टू 2.5 h अपॉन पाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ये तो आसान सा क्वेश्चन होगा, है ना। बस आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा वो नहीं बना पाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 बोर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4:1, व्हाट विल बी देयर नोमेनक्लेचर। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से हमें बताना है कि न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, है ना, और उनके नाम भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल का नाम के, फिर सेकंड का L, फिर थर्ड का M, फिर फोर्थ का N, है ना। K के लिए n = 1, L के लिए n = 2, इसके लिए n = 3 और इसके लिए n = 4। तो क्वेश्चन में गिवन है कि हाइड्रोजन एटम में 2 बोर ऑर्बिट्स के रेडियस का रेशियो 4:1 है ना। तो हम Rn अपॉन Rn, इसको Rn टेस्ट कर लेते हैं, उसको Rn लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई दूसरा ऑर्बिट है और ये कोई दूसरा ऑर्बिट है। ओके, तो हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 4/1 दिया हुआ है।
ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं, एन डैश कौन सा हो सकता है और एन कौन सा हो सकता है, ये बताना है। ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा रेडियस का, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इक्वल्स टू a नॉट इंटू एन स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास r n डैश अपॉन r n इक्वल्स टू a नॉट इंटू एन डैश का स्क्वायर अपॉन a नॉट इंटू n का स्क्वायर। ओके, हमने एज्यूम कर लिया कि एक ऑर्बिट या फिर एक शेल या फिर एक ऑर्बिट एन डैश है और दूसरा ऑर्बिट एन है ना, और रेशियो कितना है 4/1। ठीक है, ए नॉट कैंसिल, क्या बचा एन डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/1। ठीक है, तो एन डैश और एन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जिसके लिए रेशियो 4/1 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, के एंड एल। तो के मीन्स एन इक्वल्स टू 1, तो एन इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, और एल मीन्स 2, तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, जबकि यहाँ पर 4/1 है, तो के एंड एल नहीं हो सकता है ना, रेशियो 4/1 ही आना चाहिए, ध्यान रखने का। फिर एल एंड के, L means 2, n equals to 2, sorry n dash equals to 2, 2 upon k के लिए n equals to 1, 2/1 का स्क्वायर इट इज 4/1। ठीक है, मैच कर रहे हैं, है ना, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर देखो थर्ड, n एंड l। n के लिए n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, है ना, तो 4 अपॉन, और l के लिए 2, 4/2 दैट इज 2, फिर स्क्वायर आएगा, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, बिल्कुल ये भी मैच किया, है ना, तो थर्ड भी मैच कर रहा है ना, इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, लास्ट ऑप्शन बी एंड सी बोथ। आई बात समझ में, ये समय यहाँ पर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था दो ऑर्बिट का 4/1, तो हमें बताना था कि वो ऑर्बिट्स कौन से पॉसिबल हैं और उनके नाम क्या होंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। अब इस क्वेश्चन में देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट 4 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कैपिटल ई, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है, ई है। तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी Li2+ में, ठीक है, लिथियम 2+ में फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ ई। ओके, तो देखो यहां पर हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल्स टू माइनस, अभी बताया था कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, माइनस r अपॉन 1/2, है ना, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर एनर्जी ऑफ Li2+ इन फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल्स टू माइनस r अपॉन 1/2 इंटू, अब यहाँ पर z² भी आएगा, है ना, क्योंकि लिथियम आ गया यहाँ। ओके, और लिथियम के लिए z कितना होता है 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये बना सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी दी हुई है, ई दी हुई है, अपॉन ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, इक्वल्स टू, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर ये r से r कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 1 से सब कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 अपॉन ये 9। ओके, तो इक्वेशन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 टाइम्स ऑफ ई, आंसर क्या होगा 9e। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। आई बात समझ में, चलिए नोट करो इसको।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, हमें हाइड्रोजन एटम में सेकेंड बोर ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ओके, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इक्वल्स टू a नॉट इंटू एम स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है, तो हम सिंपली a नॉट इंटू एम स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, फिर देखो a नॉट की वैल्यू यूनिट वाइज डिफाइंड होती है, और हमने a नॉट की वैल्यू देखी थी 52.9 पिकोमीटर के टर्म्स में। ओके, तो हम इनिशियली जो आंसर निकालेंगे वो पिकोमीटर में निकालेंगे, फिर उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखो रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इक्वल्स टू 52.9 इंटू ये हो गया a नॉट, फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर यहाँ पर पिकोमीटर। ठीक है, ये 52.9 इंटू 4 पिकोमीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 52.9 इंटू 4 कितना होगा, 9 4 36, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21, है ना, ये आया 211.6 211.6 पिकोमीटर। ओके, तो अब देखो हमें इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 211.6 इंटू, अभी देखो पिको मीन्स 10 टू द पावर ऑफ माइनस कितना 12, ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, है ना, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू पावर ऑफ माइनस 10 होती है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इनवर्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, 10 टू पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 211.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 12 और यहाँ पर 10, दैट इज -2 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 211.6 अपॉन 100, दैट इज इक्वल्स टू 2.11 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लगभग जो आंसर होगा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर देखो ये कैलकुलेशन करना आप लोगों को आना चाहिए, है ना। तो देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, ये अपना यहाँ तक आया था, सॉरी ये 211.6 पिकोमीटर। अब देखो पिको मीन्स 10 टू पावर ऑफ माइनस 12। अब हम इसको लिख सकते हैं इंटू -12 को लिख सकते हैं -2 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 10, ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। तो 211.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2, और ये 10 टू पावर -10 क्या बन जाएगा, एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसा आप लोग को अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए इसको नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस a नॉट इन Li2 प्लस s। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मतलब है बोर रेडियस का। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू a नॉट इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a नॉट। ये a नॉट होता है बोर का रेडियस। ठीक है, तो हमें a नॉट के टर्म्स में Li2 प्लस का रेडियस बताना है, किसमें, Li2 प्लस के सेकेंड ऑर्बिट में। ओके, तो देखो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे हम, है ना। तो देखो यहाँ पर R1 ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू a नॉट एंड R2 ऑफ Li2 plus equals to a naught
इंटू एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें पता है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, ए नॉट होता है। तो हमें Li2+ की रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे Li है, लिथियम है। तो एन स्क्वायर, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो यहाँ पर Li का जेड क्या होगा, 3, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ ए नॉट। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, दैट इज बोर्स रेडियस। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन है ना। चलिए इसको नोट कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, ऑप्शन गिवन है। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻6 अपॉन n इंटू z मीटर पर सेकेंड। ये पूरा फॉर्मूला था, है ना, जिसमें ये डाटा 2.28 अप्रोक्सीमेट डाटा है। ठीक है, एक्चुअल डाटा 2.18 या 2.19 के आसपास होता है, उसको हम राउंड फिगर करके 2.2 लिख देते हैं। ओके, चलिए अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इन हीलियम+ आयन। तो हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 होती है ना, इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻6 अपॉन, अब सेकेंड ऑर्बिट है मींस n की वैल्यू 2 इंटू एटॉमिक नंबर 2 है, तो z की वैल्यू भी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इक्वल्स टू कितना आएगा, 2.2 ही आएगा इंटू 10⁻6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हुआ आंसर। अब आंसर हमारा जो आया वो मीटर पर सेकेंड में आया है ना। तो ऐसा मत करना कि हड़बड़ी में आप लोगों ने 2.2 इंटू 10⁻6 के आसपास जो ऑप्शन दिखा उसको टिक लगा दिया। तो 2.2 के आसपास कहाँ है, ये दो ऑप्शन है, और ये दो ऑप्शन में से 10⁻6 कहाँ है, यहाँ। तो फटाफट इसको टिक मत लगा देना, फिर देखना कि यूनिट क्या है, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.2 इंटू 10⁻6। अब देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, करना पड़ेगा 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ना, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², तो 10⁻⁻², 10⁻2 आपस में कैंसिल, तो वापस क्या जाएगा, मीटर आ जाएगा, है ना। चलिए इसका मतलब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 6 + 2 क्या बनेगा, 2.2 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसको हम आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, और होमवर्क वगैरह आप लोगों को साइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोर एकेडमिक साइट पे यूट्यूब वीडियोस देखते ही हो ना, तो उन वीडियोस के साथ होमवर्क अटैच होता है, तो उन होमवर्क्स को आप लोगों को कंप्लीट करना है और बताना है क्या आंसर आया क्या आंसर नहीं आया। ठीक है, तो आज के वीडियो पे बेस्ड आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।